जय श्री कृष्णा बच्चों। किसी भी भाषा को, दुनिया की कोई सी भी भाषा सीखने के लिए हमें उसकी व्याकरण पढ़नी पड़ती है। इसी प्रकार हिंदी भाषा की भी सही जानकारी लेने के लिए हमें उसकी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि भाषा हम किसको बोलते हैं, भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम भाषा को समझेंगे। परिभाषा की हम बात करें तो भाषा की परिभाषा क्या होगी? जिस साधन द्वारा हम अपने विचारों या भावों को दूसरों के सामने बोलकर, लिखकर, पढ़कर या संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने मन की बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने भावों को किसी और के सामने कैसे प्रकट करते हैं? या तो बोलकर करते हैं, बोलकर नहीं करते तो लिख कर करते हैं, पढ़कर करते हैं या संकेतों द्वारा भी प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अपने मन के भावों को इन माध्यमों से प्रकट करना किसी दूसरे पर। और हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी व्याकरण पढ़नी पड़ती है, उसकी ग्रामर पढ़नी पड़ती है। तो व्याकरण क्या होती है, किसको बोलेंगे हम व्याकरण? व्याकरण की परिभाषा होती है भाषा को लिखने, पढ़ने व बोलने के लिए नियमों को जानना अति आवश्यक है। इन नियमों को जानने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हमने बात करी व्याकरण की। तो किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए हमें उसकी व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण क्या होती है? उस भाषा को समझने के नियम। उस भाषा को समझने के नियम व्याकरण होते हैं। और भाषा को सही रूप में लिखने के लिए या बोलने के लिए उन नियमों का ज्ञान होना, उनकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसे हम व्याकरण कहेंगे। किसी भी भाषा को बोलने का भी तरीका होता है और लिखने का भी तरीका होता है। तो जिस तरह से हम किसी भाषा को लिखते हैं वो उसकी लिपि कहलाती है। उसकी लिपि कहलाती है जिस तरीके से हम उसको लिखते हैं, उसके वर्ण लिखते हैं। कुछ भाषाएं हैं यहाँ पर और उनकी लिपियां हैं। देखेंगे हम हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, गुजराती की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी, कश्मीरी की लिपि शारदा, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और उर्दू की लिपि होती है फारसी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी की लिपि देवनागरी है। इसमें अंतर ही होता है कि हिंदी और संस्कृत में शिरोरेखा, हम शब्दों के ऊपर जो लाइन खींचते हैं वो होती है। गुजराती और मराठी में शिरोरेखा नहीं होती, बिना शिरोरेखा के शब्द होते हैं, जबकि हिंदी और संस्कृत में शिरोरेखा होती है। तो यहाँ हमने देखा व्याकरण और कुछ भाषाएं, उनकी लिपियां और भाषा का अर्थ। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की विधाएं आप किस किस तरह से हिंदी भाषा को पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं गद्य विद्या और पद्य रचना। गद्य विद्या क्या होती है? जिसमें आप निबंध पढ़ते हैं, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, संवाद, रिपोर्टाज, व्याकरण रचना, जीवनी, रेखाचित्र। ये सारी चीजें आप गद्य विद्या में पढ़ते हैं। पद्य रचना या काव्य हम इसको बोल सकते हैं। पद्य रचना में हम क्या क्या पढ़ते हैं? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, लोकगीत, शोक गीत आदि आप इसमें पढ़ते हैं। तो दो तरह की हमारे पास विद्या होती है, रचना होती है, गद्य विद्या और पद्य रचना। हमने कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के उदाहरण पढ़े थे अभी। तो हम लिपि को क्या परिभाषा दे सकते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अलग अलग बोलियों या भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। किस तरह से आप किसी शब्द को लिखते हैं उसको उस भाषा की लिपि कहते हैं।
अब हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषा व राजभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा समस्त देश में विचार विनिमय के लिए ऐसी भाषा जो देशवासियों की भावनात्मकता से जुड़कर राष्ट्रीय चेतना संवाहक बने, राष्ट्रीय परंपरा और सांस्कृतिक धाती को सुरक्षित संरक्षित रखने में समर्थ हो तथा जिसके व्यापक व्यवहार के बीच देश की अन्य भाषा बोलियों के विकास की संभावनाएं विद्यमान रहे, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमने पढ़ा समस्त देश में, सारे देश में विचार विनिमय, अपने विचारों के, अपने भावनाओं के आदान प्रदान, उनको लेने देने के लिए ऐसी भाषाएं जो देशवासियों की भावनात्मकता से जुड़कर राष्ट्रीय चेतना संवाहक बने, हमें एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं व्यक्त करने में जो सहायता देती है, आसान होती है, राष्ट्रीय परंपरा और सांस्कृतिक धाती को सुरक्षित संरक्षित रखने में समर्थ हो तथा जिसके व्यापक व्यवहार के बीच देश की अन्य भाषा बोलियों के विकास की संभावनाएं विद्यमान रहे, राष्ट्रभाषा कहलाती है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों, गैर हिंदी भाषी कौन से होते हैं? जहां पर हिंदी कम बोली जाती है या नहीं बोली जाती, ऐसे क्षेत्र में राजनीति से प्रेरित विभिन्न हिंदी विरोधी आंदोलन हुए हैं। इसके बावजूद आज भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी है तथा अप्रांतीय भाषा व्यवहार की दृष्टि से भी हिंदी अनौपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा का स्थान पाए हुए है। राजभाषा, राजभाषा की हम बात करें तो राजभाषा का व्यवहार राजकीय कार्यालयों में होता है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा संबंधी प्रावधान पारित किए गए, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। अनुच्छेद 343(1) में अंकित है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी संघ की राजभाषा तो है, किंतु अहिंदी भाषी राज्यों व संघ की स्वेच्छा से अंग्रेजी भी विकल्प के रूप में जुड़ी हुई है। हमारे राजकीय कार्य जितने भी हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। आपको क्या करना है? उपरोक्त जानकारी के आधार पर राष्ट्रभाषा व राजभाषा में अंतर करना है। परिभाषा आप लिख सकते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण की दी हुई जानकारी के आधार पर। 5 भाषाएं व उनकी लिपियां आप लिख सकते हैं। राष्ट्रभाषा व राजभाषा में अंतर भी आप अब आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि संकेत तथा इनका लिखित रूप दोनों ही वर्ण हैं। ये मूल ध्वनियां होती हैं और अविभाज्य होती हैं, जैसे अ, आ, क हलंत, च हलंत, ज हलंत आदि। वर्णमाला क्या होती है? वर्ण हमने पढ़ लिया, अब वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्ण तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उनको व्यवस्थित नहीं करेंगे तो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। उनका व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ या ओष्ठ परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते और वायु से कहीं घर्षण नहीं होता, स्वर कहलाते हैं। स्वर को बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है और जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु स्वर यंत्र में अवरोध के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। इसके लिए
आपको वर्णमाला ही लिखनी है, लेकिन वर्ग के अनुसार लिखनी है। कैसे होंगे ये वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह। कुछ अन्य वर्ण जिन्हें स्वरों में स्थान दिया गया है होते हैं अनुस्वार, अंग, विसर्ग, अह। जब अनुस्वार को अर्धचंद्र के साथ लिखा जाता है तो अनुनासिक कहलाता है। अनुस्वार को जब अर्धचंद्र के साथ लिखते हैं तो क्या कहलाता है? वो अनुनासिक कहलाता है। ये आपकी शुरू की जानकारी है हिंदी भाषा के व्याकरण की, कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, लिपि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, और वर्गों के अनुसार हम वर्णों को कैसे लिख सकते हैं। आप इनका अभ्यास करें और इनको अपने हाथ से लिख के देखें। धन्यवाद।